एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को वन एवं वन्य जीवन संसाधन के बारे में बताने वाले हैं। क्लास 10 सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर 2 वन जो है उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है। तो आज इसके इंपोर्टेंट नोट्स के बारे में देखते हैं। नोट्स में सबसे पहला पॉइंट जो है वो कहता है जैव विविधता क्या है। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर के बेस के ऊपर है। क्योंकि पूरे चैप्टर में ना ये जैव विविधता आपको अलग अलग जगहों पे देखना है। तो आइए जानते हैं जैव विविधता का अर्थ। तो देखिए, जैव भिन्नता और विविधता दोनों एक ही है। विविधता मतलब अलग अलग होना और भिन्नता मतलब भी अलग अलग होना। किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव एवं वनस्पतियां जैसे जानवर, पक्षी, जलीय जीव, छोटे बड़े पेड़ पौधे, छोटे बड़े कीड़े मकोड़े आदि की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी जैव विविधता का भंडार है। इसको समझ लीजिए कि हमारे पूरे विश्व में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के जानवर मौजूद होते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे मौजूद होते हैं, अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े मौजूद होते हैं, अलग अलग तरह के सांप, बिच्छू, डंक, सभी अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्थान पे अलग अलग वायुमंडल के या फिर कहिए तापमान के, टेम्परेचर के, ठंडक के हिसाब से मौजूद होते हैं। इसको समझिए कैसे। अभी हम चल लेते हैं भारत के दक्षिण भारत में गर्मी ज्यादा पड़ती है तो वहां पे आपको इमली का पेड़, नीम का पेड़ ज्यादा दिखाई मिलेगा। अब हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में, वहां पे आपको सेब का पेड़ ज्यादा मिलेगा। अब हम चलते हैं बिहार यूपी में, वहां पे आपको शीशम का भी पेड़ मिलेगा। बहुत तरह की ऐसी लकड़ियां हैं, आम का पेड़ मिलेगा, कटहल का पेड़ मिलेगा। तो ये क्या है, ये टेम्परेचर वातावरण के हिसाब से निर्भर करता है कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के। अच्छा, ये तो पेड़ पौधे की बात हुई। अब हम जानवरों की बात कर ले तो भालू जो है वो कई प्रकार का होता है। एक भालू ऐसा होता है जो आपको ना ठंडे प्रदेश में मिलेगा, व्हाइट कलर का, पोलर बियर के नाम से जाना जाता है। एकदम गोरा चिड्डा रहता है, उसके शरीर के ऊपर लंबे लंबे बाल होते हैं। अब हम वही बात कर लें, अगर मध्य प्रदेश के अंदर किसी जंगल के या फिर पश्चिम बंगाल के अंदर किसी जंगल के अंदर की भालू की बात कर ले तो वो इतना गोरा नहीं होता है, वो जंगली टाइप का होता है, काला होता है। तो ये क्या है, ये जगह का प्रभाव है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग वातावरण में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि मौजूद होते हैं। इन्हीं को हम विविधता कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। और भारत जो है वो जैव विविधता से भरा पड़ा है क्योंकि भारत में अलग अलग क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ पशु पक्षी और जानवरों की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको इंसान भी अलग अलग संस्कृति के मिलेंगे, भाषा भी आपको अलग अलग संस्कृति का मिलेगा, वेशभूषा भी अलग, पहनावा भी अलग, खान पान भी अलग। तो ये सब क्या है, ये सब विविधता ही तो है, भिन्नता है, अलग अलग चीजों को एक साथ संगठित किया गया है। तो पृथ्वी जो है वो जैव विविधता का भंडार है। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जान लीजिए। जो वनस्पतियां प्रकृति के द्वारा प्राप्त है उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे। वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो गया। मनुष्य ने किसी भी पेड़ पौधे को नहीं लगाया, किसी भी खजूर के पेड़ को नहीं लगाया, ताड़ के पेड़ को नहीं लगाया, सेब के पेड़ को नहीं लगाया, किसी भी प्रकार के लकड़ी के पेड़ को नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी वो उगा है। किसकी मदद से? प्रकृति की मदद से। अब देखिए, पहाड़ों में चले जाइए, जंगलों में चले जाइए, तो क्या है वहां पे कोई मनुष्य जाके उन पेड़ों को लगाया है? नहीं लगाया ना, प्रकृति के द्वारा लगाया गया वो पेड़। तो इस प्रकार के पेड़ पौधे जो हैं वो मनुष्य के बिना मदद के आए हैं, प्रकृति की सहायता से आए हैं। तो देखिए, अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। बड़े बड़े जंगलों में चले जाइए, बड़े बड़े पहाड़ों में चले जाइए, वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे, वहां पे मानव का पहुंचना मुश्किल होता है, इसलिए उनका प्रभाव नहीं पहुंच पाता। तो ऐसे सभी प्रकार के वनस्पतियों को आप प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे, जिसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये तो हमारा जैव विविधता था, ओके है। प्राकृतिक वनस्पति है, वो भी ओके है। जैव विविधता का मतलब कि अलग अलग भिन्नता वाले प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इंसान, पशु पक्षी, पेड़ पौधों का होना जैव विविधता कहलाता है। पूरी पृथ्वी जो है इस प्रकार की जैव विविधता से भरा पड़ा है। आप ये तो नहीं कह सकते हैं ना कि पूरे पृथ्वी पर एक ही प्रकार के लोग भोजन करते हैं, नहीं कह सकते। पूरे पृथ्वी पर हमारे जैसे ही लोग हैं, ये भी नहीं कह सकते। पूरे पृथ्वी पर एक ही प्रकार के पेड़ पौधे हैं, ये भी नहीं कह सकते।
पूरे पृथ्वी पर एक ही प्रकार के कुत्ते हैं क्या? नहीं, ये भी नहीं कह सकते। अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे मौजूद हैं। यही तो भिन्नता में विविधता है, और पूरा पृथ्वी जो है इन्हीं प्रकार के विविधताओं से भरा हुआ है। प्राकृतिक वनस्पति जो बिना मानव के मदद से उगाए, बिना इंसानी सहायता से, और उस पर इंसान का प्रभाव भी नहीं है, और लंबे समय तक वो इंसान के प्रभाव से अलग भी रहा है, क्या कहलाएगा? प्राकृतिक वनस्पति कहलाएगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां। स्वदेशी का क्या मतलब है? अब ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी का मतलब होता है कि मूल स्थान का होना। अब अगर हमसे बात कर लिया जाए कि मेरे को कहाँ का बताया जाएगा, तो मैं भारतीय हूं, भारत का मैं मूल निवासी हूं। भारत में किस राज्य से? बिहार राज्य का मैं मूल निवासी हूं। वहां का जो डिस्ट्रिक्ट होगा, तालुका होगा, गांव होगा, जिला पंचायत, वहां का मैं मूल निवासी हूं। तो कुछ पेड़ पौधे जीव जंतु भी ना ऐसे ही स्थानीय होते हैं, स्वदेशी होते हैं। वो मुख्यतः उसी जगह के होते हैं, उन्हें आप दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। अब भारत के कुछ ऐसे जानवर हैं जो गर्मी में रह सकते हैं, उन्हें आप अब कश्मीर लेके छोड़ दो। अब हम इंसान हैं, हमें आदत है कि हम नॉर्मल टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेते हैं, गर्मी भी कर लेते हैं 40-50 डिग्री तक, ठंड भी कर लेते हैं -5-7। अब हमें सियाचिन ले जाके छोड़ दो, -70, -60, -50, क्या होगा? अगले दिन हमारे मुंह से खून, खत्म, टाटा बाय। तो क्या होता है कि मैं जहां का मूल निवासी हूं, वहां के वातावरण में मैं ढल चुका हूं, मैं वहां पे एडजस्ट कर सकता हूं। ऐसे ही अब सियाचिन में पेंगुइन रहता होगा, वो ठंडे चीजों के अंदर रहता है, तो उसे अब हम लाके अब साउथ इंडिया लेके छोड़ दें, चेन्नई में, तमिलनाडु में, बेंगलोर में, अगले दिन खत्म, अगले दिन के अगले पल खत्म, क्योंकि वो तो ठंड प्रदेश का रहने वाला जानवर है ना। उसे आप गर्मी में नहीं छोड़ सकते ना, आप वो उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो देखिए, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से स्वदेशी है, हम उस वनस्पति को स्वदेशी वनस्पति कहते हैं। पूर्ण रूप से उसी देश में पाया जाता है। कुछ चीजें ऐसी है जो सिर्फ हमारे भारत में पाई जाती है, उसका मेन स्थान जो है यही है, सिर्फ वो भारत के अंदर ही है, तो वो क्या होगा? स्वदेशी होगा, वो मूल स्थान उसका वहीं का है। तो अब हम आगे जान लेते हैं परितंत्र क्या होता है या पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। शुरुआत से ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते आए। इकोसिस्टम क्या होता है? किसी क्षेत्र में पादप और जंतु अपने भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे पर निर्भर एवं परस्पर जुड़े होते हैं। इकोसिस्टम क्या है? किसी भी क्षेत्र में, हम मनुष्य की ही बात कर लेते हैं, इंसानों की बात कर लेते हैं, हम किसी न किसी प्रकार से दूसरे जीव जंतु पर आश्रित है कि नहीं है? हम किसी प्रकार से दूसरे पेड़ पौधों पर आश्रित है कि नहीं है ना? हमें भोजन के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता है, जंतु की आवश्यकता है, तो जंतु को भी इंसानों की आवश्यकता है, उनको चरने के लिए घास की आवश्यकता है। ये दोनों जो है वो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। मानव, जंतु और पेड़ पौधों पे, पेड़ पौधे और जंतु मानव पे अगर इस प्रकार से आश्रित हो तो उसे हम पारिस्थितिकी, ये एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है, इकोसिस्टम का निर्माण करता है। मानव भी इस तंत्र का एक प्रमुख भाग है। इंसान जो है इस तंत्र का एक प्रमुख भाग है, क्योंकि हम भी जीव जंतु पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। अब वन्य जीवन के बारे में जान लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ क्या है, वनों के अंदर, जंगलों के अंदर किस प्रकार से जीवन बिताया जाता है, किस प्रकार से हम रह सकते हैं शौकिया तरीके से। अब वन में कौन रहना चाहेगा? इतना अच्छा घर परिवार छोड़ के जंगलों में कौन रहना पसंद करेगा? कोई नहीं रहना पसंद करेगा। फिर भी एक बार जान लेना जरूरी है कि वन्य जीवन क्या है, जंगलों में लोग कैसे रहते हैं। जंगली जीव हर उस वृक्ष, पौधे, जानवर और अन्य जीव को कहते हैं जिसे मानवों द्वारा पालतू न बनाया गया। जंगली का मतलब क्या होता है? वो जानवर, वो पेड़ पौधे, वो कीड़े मकोड़े, वो सांप बिच्छू भालू अलाना फलाना ढिकाना XYZ कुछ भी जो अभी तक मनुष्यों के द्वारा पालतू नहीं बनाया गया हो, उसे क्या कहा जाएगा? जंगली कहा जाएगा। जंगल में बहुत सारे तमाम किस्म के जानवर मौजूद होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, तो जब तक मानवों द्वारा उन्हें पालतू ना बनाया गया हो तब तक वो जंगली होता है। जीव दुनिया का सभी परितंत्र में पाए जाते हैं, जिसमें रेगिस्तान, वन, घास भूमि, मैदान, पर्वत और शहरी क्षेत्र सभी शामिल है। ये जो जीव जंतु हैं वो चाहे किसी भी प्रकार के हो, कीड़े मकोड़े हो, सांप बिच्छू हो, हाथी घोड़ा हो, ऊंट हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, ये सभी जो चीजें हैं वो वातावरण के सभी परिवेश में पाए जाते हैं। चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो थार मरुस्थल ही क्यों न हो, राजस्थान ही क्यों न हो, वन हो, जंगलों में भी पाए जाते हैं।
घास भूमि जो स्टेपी मैदान होते हैं, स्टेपी मैदान जिसको कहते हैं, जिसमें चारण का काम होता है पशुओं के द्वारा, उसमें भी मैदान में, पर्वत में और शहरी क्षेत्र सभी जगह पर ये जीव जंतु जो हैं वो उपलब्ध होते हैं और ये पाए जाते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। फ्लोरा और फौना इंपोर्टेंट, पिछले साल के बोर्ड में पूछा गया था तो इंपोर्टेंट है। फ्लोरा क्या है? किसी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे को सम्मिलित रूप से वनस्पति जात जो होता है वो फ्लोरा कहा जाता है। किसी भी काल विशेष कहने का मतलब है कि एक टाइम पीरियड में, या फिर क्षेत्र विशेष कहने का मतलब है कि यह सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही होगा, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार का है, बिहार में ही पाया जाता है। तो ऐसी अगर कुछ वनस्पतियां हैं या फिर कुछ क्षेत्र में कुछ समय के लिए ऐसी वनस्पतियां हैं तो उसे फ्लोरा के नाम से जाना जाएगा। फौना के बारे में जान लीजिए। इसी प्रकार जैसे पेड़ पौधे के बारे में बात कर लिए, वनस्पति के बारे में बात होगी, तो अब जीव जंतु के बारे में बात कर लेते हैं। इसी प्रकार किसी क्षेत्र विशेष में, स्पेशल उसी राज्य में होगा, वहीं से होगा, काल विशेष में मतलब स्पेशल टाइम में पाए जाने वाले सभी पशु पक्षियों एवं जंतुओं का सम्मिलित रूप प्राणीजात फौना कहा जाता है। फौना, यहां पे देखिए फ्लोरा लिखा हुआ है लेकिन ये फौना होगा, ये फ्लोरा नहीं होगा, फौना होगा। फौना कहा जाता है, फ्लोरा ऊपर है जिसमें वनस्पति के बारे में है, और फौना वो होता है जिसमें जंतुओं के बारे में होता है, जो किसी स्पेशल जगह पर, स्पेशल क्षेत्र में, स्पेशल समय के अंदर वहां पे मौजूद हो तो उसे हम फौना कहते हैं, और वनस्पति हो तो उसे फ्लोरा के नाम से जानते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। भारत में वनस्पति और प्राणी जात इंपोर्टेंट है। देखिए, प्राणी जात मतलब वो सभी चीजें जिसके अंदर जान है, जो सजीव है, जो जीवित है, जो सांस लेता है, जो वृद्धि करता है, जो प्रजनन करता है, जो भोजन करता है, जो विकास करता है, वो प्राणी जात कहलाएगा। तो प्राणी जात में जो है 81,000 से अधिक प्रजाति अभी तक हमने ढूंढ निकाला है। हम मानवों के माध्यम से, हमारे साइंटिस्ट जो हैं, हमारे जो इसके ऊपर विशेषज्ञ हैं, जो मतलब विस्तृत कार्य इसी पे करते हैं। हम लोग तो नहीं करते हैं ना, हम लोग किसी प्राणी को क्यों खोजने जाएं, हम तो खुद ही एक प्राणी है जो बहुत परेशान रहते हैं। मानव जाति जो है उसका जीवन पहले ही से बहुत परेशान है, और नया नया का है हम ढूंढ ढूंढ के और परेशानी खड़ा करें। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो स्पेशल, अभी तक भाई साहब देखिए 81,000 से अधिक प्रजाति ढूंढ लिया है, पता नहीं कितना और ढूंढेगा। तो है बहुत सारी प्रजाति। अब ये मत समझिए कि 81,000 ढूंढ लिया तो बस खत्म, टाटा बाय, नहीं, बहुत सारी है, लेकिन बेचारे का औकात अभी यहीं तक पहुंच पाया है। इतना चीजें हमने ढूंढ लिया है, कंटिन्यू ढूंढा जा रहा है। अच्छा, प्रजाति से कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे हैं कि ये 81,000 टाइप के चीजें हमारे पास है? नहीं, कुत्ते की जाति प्रजाति हो जाएगी। अब पूरा कुत्ता ना एक ही जाति में आएगा, ये नहीं कि ये जर्मन शेफर्ड है, ये पिटबुल है, ये फलाना है, ये ढिकाना है, ये विनोद है, ऐसा नहीं है। तो 81,000 से अधिक प्रजाति अभी तक ढूंढे जा चुके हैं और ये कार्य चल रहा है, आगे भी ढूंढा जाएगा। वनस्पति की बात कर लेते हैं, पेड़ पौधे की बात कर लेते हैं। जंगली, घरेलू, सजाने वाला, बजाने वाला, खिलाने वाला, अलग अलग है। बहुत तरह के पेड़ पौधे हैं जो जंगली भी हैं, घर में सजावट के भी काम आता है, तो वो उन्होंने अभी तक 47,000 ढूंढ लिया है। 47,000 किस्म के पेड़ पौधे ढूंढ लिया, वनस्पति ढूंढ लिया। इसके अलावा पुष्पी पादपों की स्थानीय प्रजाति जो पुष्प देता है, फूल निकलने वाला, पादपों में भी फूल निकलने वाला एक अलग होता है, बीज निकलने वाला एक अलग होता है, कांटा निकलने वाला एक अलग होता है, पत्ते निकलने वाला एक अलग होता है। ये सारी चीजें सजाने के काम आता है। कुछ ऐसे फूल आपको देखने को मिलेगा जिसमें फूले फूल है, कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेगा पत्ता 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 सजा हुआ है, कुछ ऐसा है कि डाल डाल से ही सजा हुआ है, अच्छा लगता है देखने में। अब इतनी प्रजातियों का इन्होंने कितना कर लिया, 15,000 प्रजाति निकाल लिया, जिसमें पुष्पी पादप है, पुष्प निकलता है, फूल निकलता है। पादप जात जिन पर लुप्त होने का खतरा है। हाँ, अब देखिए, ये कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जिनका सफाया कर दिया इंसानों ने, खत्म, मतलब इतना ना उसको सताया, पेड़ पौधे को इतना ना परेशान किया कि वो लुप्त होने के कगार पे है। अब वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, लगभग हमारे जो ये टोटल वनस्पति हैं, इसका 10% प्रजाति ऐसा हो चुका है जो लुप्त होने वाला है, खत्म होने वाला है। अब हमारे आगे आने वाले जनरेशन, बच्चे, पोते, नाती, इन सबको देखने को नहीं मिलेगा। ये 10% तो खत्म हो रहा है। इसके अलावा स्तनधारी जिन पर लुप्त होने का खतरा है। स्तनधारी का मतलब होता है वो जीव जंतु जो अपने बच्चे को प्रजनन के माध्यम से पैदा करते हैं और बच्चे को दूध पिलाते हैं।
सारे जीव जंतु ऐसा नहीं है, कुछ अंडे भी देता है, कुछ बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन करता है। निषेचन पे नहीं जाएंगे क्योंकि फिर साइंस में घुस जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। हम सीधा स्तनधारी पे आते हैं। वैसे जीव जंतु जो अपने बच्चे को स्तनपान करवाते हैं, दूध पिलाते हैं, उन्हें हम स्तनधारी कहते हैं। इन पे भी लुप्त होने का खतरा है, समाप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। लगभग 20% ऐसी प्रजातियां हैं हमारे प्राणी जात में, जिसमें 81,000 है ना ऊपर, इसमें से लगभग 20% ऐसी जाति है जो खत्म हो रहा है। अब आप लोग सोचेंगे कौन कौन सा, मैं तो 2-4 एग्जांपल आपको ऐसे ही बता दूंगा। चीता खत्म हो गया, गिद्ध खत्म हो गया, बत्तख खत्म हो गया, कोयल खत्म हो गया। एक समय हुआ करता था, अभी आप लोग छोटे हो, हालांकि हम भी छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी हम अपने उम्र के हिसाब से बात करें तो सुबह सुबह जब गांव में सो के उठते थे ना, तो कोयल कूकता रहता था, बड़ा शानदार लगता था, बहुत अच्छा। अब तो मजाक चलता है कोयल के नाम पे, लोग खुद ही कुकू कुकू करके अपना इंटरटेनमेंट करते हैं। कोयल नाम का कोई चीज नहीं रहा है, अब जो भी है वो भी खत्म। पर्यावरण प्रदूषित, 3G 4G 5G 6G खत्म कर देगा। इंसानों में भी एक दिन कैंसर का बीमारी कर देगा ये 5G। लोगों को बड़ा अच्छा लगता है 5G, 10 Mbps, कंपनी कहता है 50 Mbps, लगाओ डाउनलोड, खत्म। HD में चलेगा वीडियो। आंख पे जो तुमको HD दिख रहा है ना, तेरे आंख को तो लेके जाएगा ही जाएगा, जीवन को भी लेके जाएगा, खत्म कर देगा। ये जितने भी पेड़ पौधे हैं, अक्षय कुमार का फिल्म देखे हैं ना, क्या है फिल्म का नाम, रोबोट 2.0 या 2.0। भाई साहब बड़ा मेहनत करके फिल्म बनाए, पशु पक्षी के लिए सोचे, लेकिन क्या हुआ, कोई फायदा नहीं। इंसान को तो क्या चाहिए, 5G चाहिए। अभी हमारे फोन में 5G का नेटवर्क आ रहा है, बस खत्म, मतलब अब 6G चाहिए, 6G। इंसान खुद मर रहा है, पेड़ पौधों को खत्म कर रहा है, वन्य प्रजातियों को खत्म कर रहा है, पशुओं को खत्म कर रहा है, पक्षियों को खत्म कर रहा है, फूलों को खत्म कर रहा है। ये सब किसके, इसी रेडिएशन से। आप लोगों को लगता है कि यहां से फोन लगाए, पहुंच गया कलकत्ता, लग गया बात, बिहार में बात करे, भाई रेडिएशन निकल रहा है, कान खराब हो रहे हैं लोगों के, आंख खराब हो रहा है इस रेडिएशन से। रेडिएशन तो दिखाई देता नहीं है, नहीं दिखाई देगा। मौत वाली चीजें नहीं दिखाई देती है, जिससे आपका मौत होने वाला है ना। कभी किसी ने अपने मृत्यु को देखा है, चलते चलते खत्म, टाटा पाय, एक्सीडेंट, खून, मर्डर, हार्ट अटैक, मरते हुए। किसी को अगर पता चल जाए कि आज छत गिरने से हमारी मृत्यु हो जाएगी, भाई साहब हमेशा के लिए इस बिल्डिंग में आना छोड़ देंगे, हम नहीं आएंगे। ये छत गिरने से मृत्यु होगा, कहां चले जाएंगे, बिहार, वहां वाला छत से टेंशन नहीं रहेगा, नहीं दिल्ली नहीं आएंगे। लेकिन आदमी को पता थोड़ी ना होता है कि उसकी मृत्यु कब हो रही है। लेकिन ये रेडिएशन आपकी मृत्यु का कारण है, बीमारी का कारण है, कैंसर का कारण है। लोग कम उम्र में बहरे होते जा रहे हैं। हमारे दादाजी 95 ईयर तक ना ढकाढक सुनते थे, कुछ भी अगर उनको कभी कभी, अब बच्चे थे, कभी कभी कुछ चिढ़ा दे कि बस सुन लिए बात को, और उसके बाद हमको पेल दिए। लेकिन अभी तो 60 साल के बाद अब गाली दे दो कान के पास जाके, किसी को कुछ नहीं सुनाई देगा। ये सब रेडिएशन का कमाल है। 5G 4G, जब 2G चलता था तब भी लोग खुश थे और कुछ लोग नाखुश थे। 3G आया तब भी कुछ लोग खुश, कुछ लोग नाखुश। 4G आया, वही बात, 5G में भी वही बात। लोग पता नहीं कौन से जी में जाके मानेंगे, ये जीजा जी में जाके मानेंगे लगता है यार। ये जी में नहीं मानेंगे, जीजा जी में मानेंगे। छोड़िए, अब हम आते हैं आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। भारत में लुप्त प्राय प्रजातियों जो नाजुक अवस्था में है, कुछ ऐसी प्रजातियां जो लुप्त होने के कगार पे है, बड़ा नाजुक अवस्था में है, देखभाल नहीं हो रहा है, पर्यावरण के प्रदूषण के कारण जा रहे हैं, रेडिएशन के कारण जा रहे हैं, मर रहे हैं दिन पर दिन, खत्म। तो वो कौन से हैं? पहले तो ये बत्तख को देख लीजिए, बड़ा प्यारा बत्तख है, इस गुलाबी सिर वाली बत्तख आपने शायद देखा भी नहीं होगा। लेकिन ये बत्तख विलुप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है। बेचारे का शक्ल देखिए कितना मासूम सा है, उधर घुमा हुआ, इधर घूमो, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। चीता हमारे देश से चीता विलुप्त, गुलाबी सर वाला बत्तख विलुप्त, पहाड़ी कोयल खत्म, जंगली चीतेदार उल्लू खत्म। अब हम लोग ना उल्लू के बारे में सिर्फ कहावत सुनेंगे, उल्लू है क्या? कोई बच्चा पूछ दिया कि उल्लू क्या है, ना कहेंगे यार हुआ करता था दादाजी के समय में एक चिड़िया था, रात को उसको दिखता था, लक्ष्मी जी का सवारी था, जिसके घर पे बैठ जाता था दनादन नोटों की बारिश होना शुरू हो जाता था। तो बच्चे को तो यही बताएंगे, फोटो दिखाएंगे, यही है बत्तख, देखो बेटा ये है बत्तख, बहुत गुलाबी गर्दन वाला। तो यही सब बच गया है। महुआ समझते हैं, बिहार में आपको महुआ मिलेगा, तो महुआ भी पेड़ जो है वो विलुप्त होने के कगार पे है। इसके अलावा
हुबरिया और भी बहुत सारे हैं, घास की प्रजाति, ये सब बहुत इस डेट है, ये सब विलुप्त होने वाले हैं। ये सब लुप्त प्राय प्रजातियों की नाजुक अवस्था है, खत्म होने वाले हैं, बिल्कुल खत्म होने की अवस्था में है। लुप्त होने का खतरा झेल रही प्रजातियां, अब ऐसी कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो लुप्त होने का खतरा झेल रही है? भारत में बड़े प्रजातियों में से स्तनधारी की 79 जातियां, पक्षियों की 44 जातियां, सरीसृपों की 15 जातियां और जल स्थल चरों की 3 जातियां लुप्त होने का खतरा झेल रही है। कमाल हो गया, कमाल हो गया। स्तनधारी जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, उनकी 79 जातियां लुप्त, खत्म। पक्षियों की 44 जातियां खत्म। हमारे वायुमंडल से, परिवेश से, वातावरण से, प्रकृति से निपट रहे हैं। इसके अलावा इनमें सरीसृप सांप वाली जातियों में से भी 15 जाति खत्म। यहां पे तो लोगों को यही नहीं पता है कि कौन सांप के काटने से आदमी मरेगा, कौन सांप के काटने से नहीं मरेगा। इस उधर बूंद की दुनिया में वो उस सांप को भी मार देते हैं जिसके अंदर बेचारे के विष ही नहीं होता है। और आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि मतलब कहते हैं ना, अंधविश्वास की तो हद हो गई, मन ही है सांप में। भाई साहब, हमारा घर जंगल में है, बिहार के जंगली इलाके से हम आते हैं। हम हालांकि जंगली नहीं है, इलाका हमारा जंगली है, वहां पे आपको सांप बहुत तगड़ा तगड़ा मिलेगा। आज तक हमको कभी नहीं काटा, हमको निगला नहीं, और हमने कभी उसके अंदर मनी भी नहीं देखा। कभी वो सुनते हैं कि मनी मिल जाएगा, रोशनी होगा, गोबर से ढक देंगे, फिर बाद में जाके निकाल लेंगे, नागिन से भागेंगे, नागिन के आंख में फोटो आ जाएगा। हाँ, डिजिटल कैमरा लगा है उसके आंखों में, सोनी का 50 मेगापिक्सल कैमरा लगा है, नागिन खट से खींच लेगी फोटो और दौड़ा दौड़ा के हमको काटेगी। अरे बचपन की कहानियां तो कमाल है। हम गलती से एक बार, वो गांव में एक हरहरा सांप आता है, वो काटता उठता नहीं है, बड़ा भोला सांप होता है। मेरे को गलती से उस पे साइकिल चढ़ गई, बचपन का दिन था। अब मेरे को सब क्या समझा दिया, घर में चला जा, वो पूरा गैंग लेके आ रहा है। हम कहा गैंग लेके आ रहा है? हम बचपन में टेंशन में आ गए कि हाँ भाई, अगले दिन हम 2-3 सांप को दरवाजे पे देख लिए। अब हमारा टेंशन से हालत खराब की, ये भाई सही में तो नहीं गैंग वैंग लेके आ गया, खत्म कर देगा मेरे को। ऐसा ऐसा कहानी है। और इस चक्कर में निबोधन सांप मारे जाते हैं। एक हमारे यहाँ लोकल एरिया में उसे कहते हैं धामी, लंबा होता है, वो 6-6 फीट 7-7 फीट का सांप होता है। भाई साहब, उसके अंदर विष नहीं होता है, वो नहीं काट, उसे काटने से लोग नहीं मरते हैं, लेकिन उसका लंबाई ये देख के लोग डर के मारे मार देता है। वो जैसे ही किया फो, पिल्ले खत्म। अरे भाई, फो किया, उसका तरीका है, तुम पूरे दिन झाऊ 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 करते हो, तुमको कौन रोकता है? नहीं रोकता है ना। वो अगर फो ही कर दिया तो क्या है? ये तो कपिल शर्मा भी भर दिन बाबा जी का ठुल्लू करता है, उसका भी हाथ तोड़ दिए होते, काट लो जाके उसका हाथ। ये गलत तरीका है। नॉलेज बहुत जरूरी है। देखो, पढ़ाई से आपको नौकरी मिले न मिले, जानकारी इंपॉर्टेंट है। आप कितने ज्ञानी हो, ये ज्ञान आपके कैरेक्टर में दिखता है, आपके बात करने के स्टाइल में दिखता है, आपके प्रेजेंट होने के स्टाइल में दिखता है, आपका कैरेक्टर, आपका पढ़ाई दिखता है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अच्छे से पढ़ाई, सब कुछ सीखा, नौकरी नहीं मिला तो आप तो बेकार नहीं हो, ग्रेजुएट हो। और ग्रेजुएशन का महत्व है भाई अपने आप में। तुम्हें वो कला पता है कि तुम कैसे लोगों से बात कर सकते हो, तुम कैसे लोगों को मतलब संबोधन कर सकते हो। 100 लोगों के बीच में बोलना आसान नहीं है। ये 50 बच्चों को पढ़ाना क्लास में आसान नहीं होता है। ये जब आप स्टेज पे आओगे ना, तो अच्छे जो मुंह के बहुत अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं, उनका हाथ कांपने लगता है ऐसे 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 करके, वो बात नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ हुआ है, पहली क्लास जब मैं लाइव ले रहा था, हाथ कांप रहे थे, बोला नहीं जा रहा था, कर रहे थे। ऐसा हालत होता है लोगों का। लेकिन लोग जो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, जो कहीं बात कर रहे हैं, उन लोगों को लगता है अरे ऐसे है, ऐसा नहीं है। क्रिकेट खेलने वाले मैदान में खिलाड़ी को ना लोग कहेगा बेकार कर दिया, हार गया, बदतमीज है, बुड़बक है, खत्म है। अरे जाओ बैट पकड़ के देखो, स्टेडियम में जाओ, तुम बैट उठा के पहुंच जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। दूर से बैठ के लोगों को जज करना बहुत आसान है। हम यहां से बैठ के जज कर लिए तुम ठीक नहीं हो। अरे कैसे ठीक नहीं है? क्या खराबी क्या देख ली? अभी तक बात किए, न मिले, न गला मिला, न कुछ प्यार मोहब्बत वाली बातें भी नहीं हुई, और ऐसे ही सीधा खराबे कर दिया। क्या शक्ल देख के खराब है? ठीक है, कल दाढ़ी बनवा के आ जाएंगे, अच्छे लगेंगे, स्मार्ट हो जाएंगे। छोड़िए, हम आते हैं यहाँ पे। इन प्रजातियों को समाप्त होने के कगार पे हैं। जल स्थल चरों में भी 3 जातियां लुप्त होने का खतरा झेल रही है, और लगभग
1500 पादप जातियां भी लुप्त होने का खतरा झेल रही है। पेड़ पौधे छोटे छोटे बड़े बड़े खत्म हो रहा है। 1500 छोटा मोटा जाति नहीं है, 1500 प्रकार की जातियां। इसमें कई सारे इसमें आयुर्वेदिक पेड़ पौधे होंगे। आयुर्वेद हमारे भारत का बहुत ही नंबर 1 है। खत्म हो रहा है। क्या है, लोग जाते हैं या इन लोगों ने तो यार जंगल पहाड़ों को भी नहीं छोड़ा है। पहले तो खेत खलिहान को काटते थे, तो जंगल पे घुस घुस के टेंट गाड़ के रहते हैं, जंगलों को साफ कर रहे हैं। लोग इतना प्रजनन हो रहा है, इतना जनसंख्या बढ़ रहा है, दिन दुगुना रात चौगुना लोगों का जनसंख्या बढ़ रहा है। पृथ्वी थोड़ी ना बढ़ रहा है, भारत का आकार थोड़ी ना बढ़ रहा है, कि पानी बढ़ रहा है, कि हवा बढ़ रहा है, सब घट रहा है भाई। बस क्या बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है। तो यही सब होगा, जनसंख्या बढ़ेगा, लुप्त हो जाएगा। इसमें एक दिन ऐसा लिखाएगा ना, देखिएगा, ये वीडियो तो यूट्यूब पे चलता रहेगा, आप लोग भी देखते रहिएगा। 100-200 साल के बाद इसमें एक और जाति जुड़ेगी। मानव जाति विलुप्त होने पे लगी हुई है। मानव जाति खत्म है। इसमें वही लिखा आएगा कि मानव जाति खत्म वाले, विलुप्त वाले होने वाले हैं, अब खत्म होने वाले। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। देखिए, प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। जो जाति है ना, जो जाति है उसका वर्गीकरण किया गया है, बंटवारा किया। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसका नाम है IUCN के अनुसार इन भाई साहब ने क्या किया, वर्गीकरण किया है, बंटवारा किया गया है। अलग अलग तरीकों में चीजों को, पादपों को, जंतुओं को बांट दिया है। अब इनको किस तरह से बांटा है, तो इनको तो पहला बांट दिया कि सामान्य जाति, मतलब सामान्य जाति में आ गए तुम, तुम्हारी श्रेणी जो है वो वर्गीकरण हो गया है और अब तुम सामान्य जाति में हो। OBC वाला मत समझिएगा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इनका अपना अलग डिपार्टमेंट है जिसका पहला नाम है सामान्य जाति। इनको आरक्षण नहीं मिलता है, ये आरक्षण के बिना ही जी लेते हैं। ये वो जातियां हैं, सामान्य जाति, ये वो जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चील और कृंतक, ये सभी वो हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, ये है बेचारा कितना मासूम सा दिख रहा है, इस भी कुछ दिन में विलुप्त प्राणी में चला जाएगा। साल का पेड़ है, लेकिन ये सब जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, नॉर्मल जी लेते हैं। तो गौर से देख लीजिए, ये साल का वृक्ष है, ये कृंतक है, बहुत क्यूट सा जानवर है, आपको चूहे जैसा लगेगा लेकिन चूहा नहीं समझ लीजिएगा इसको। ये उसी टाइप का है। देखिए चूहा में भी तो कई सारा जाति है ना, चूहा अलग होता है, छुछुन्नर अलग होता है, वो बदबू देता है, जहां से गुजरेगा ना भाई माथा खराब कर देगा। तो अपनी अपनी जातियां, अब इतनी जाति हम तो उसमें अब सर्वेक्षण कर नहीं रहे हैं, न जाति खोज रहे हैं, जो खोज के दे रहे हैं अगला आदमी उसी को पढ़ रहे हैं। तो ये है हमारा। यहाँ पे अब देखिए चीड़ का पौधा है, इसके भी दर्शन कर लीजिए। ये पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होता है, जहाँ पे पहाड़ होते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाके वाले पेड़ पौधे भी पहाड़ की तरह खड़े होते हैं, डाल वाल बेचारा का कम, सीधा लपट चपट ऊपर होता है वो। तो ये था पहला प्रजाति जिसका नाम है सामान्य जाति। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय संगठन था, दूसरा रखा लुप्त जाति। लुप्त मतलब गुप्त, खत्म के कगार पे है, टाटा बाय। ये वो जातियां हैं इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली क्या, बत्तख, छूट गया है, गलती चाहते हैं, माफी कर दीजिए इस बार। देखिए तो लुप्त जाति में क्या है कि कुछ जातियां हैं, बेचारे ये सर्वेक्षण करने वाले इंसानों के नहीं जानवरों के, पहुंचे उसके घर एरिया में, जंगल में, देखा कि अब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, अटेंडेंस उसका अब्सेंट, मार्क्स उसका खत्म, वो क्या पाए गए, अनुपस्थित पाए गए। इसका ये मतलब नहीं कि उस दिन वो क्लास में नहीं आए थे, वो थे ही नहीं, उनके घरों में, उनके आवास में। अच्छा, घर का पता कैसे लगेगा, मकान नंबर 322 नहीं, शेर कहाँ रहता है, गुफा में। अब जंगल में गए 20-25 गुफा में देखे शेरे नहीं है, तो शेर अब क्या पंख लगा के उड़ थोड़ी ना गया होगा, शेर है ही नहीं जंगल में, शेर खत्म हो गया, प्रजनन नहीं किया, उसके बच्चे जी नहीं पाए उस परिवेश में, तो शेर खत्म होता जा रहा है। अनुपस्थित पाई गई एशियाई चीता, हमारे एशिया में जो चीता पाया जाता था, वो अभी आपने पता होगा कि 8-9 को चीता आया है विदेश से हमारे भारत में, बहुत उसको जंगलों में छोड़ा गया है। भाई साहब उसका इतना सेवा किया जा रहा है ना, उसको स्पेशल खाना मिल रहा है, कैमरा लगा हुआ है, बुखार छींक आ गया है, चीता को छींक आ गया तो डॉक्टर दवाई, साला इतना तो इंसान के ऊपर खर्चा नहीं हो रहा है। हम ऐसा कर्म काहे करेंगे कि बाद में हमको उसको एसी लेके घूमना पड़े कि वो चीता को गर्मी लग रहा है, हीटर में ठंडा, मतलब पहले ही लोगों ने इतना परेशान कर दिया, जंगल में घुस गए, बेचारा उसके घर में घुस गए। अब सबका तो अपना इज्जत का ख्याल होता है ना, हमारे घर में कोई घुस जाए, बाल बच्चा बीवी हो, कैसा लगेगा, चीता को भी ऐसा ही लगा,
बेचारा घर में उसका बाल बच्चा बीवी था, दूसरा आदमी से घुस गया, शर्म के मारे भाग गया, खत्म। तो बेचारा घर छोड़ दिया, तो वो सब लुप्त जातियों में है। अब तीसरा जो ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है उसने कहा कि सुवेद जातियां क्या हैं। देखिए ये वो जाति है जिनकी जनसंख्या घनी रही है, जिन पर विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या, यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटती रहती है, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे, जैसे कि नीली भेड़, एशियाई हाथी आदि। अब देखिए कुछ ऐसी जातियां, यहाँ पे देखिए नीली भेड़, कितना सुहाना लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है, आपने शायद देखा नहीं होगा, लेकिन ये है अच्छा है और बहुत खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरत है नहीं, खूबसूरत था। अब हम लोगों ने है वाली चीजें बहुत कम रखी है, था वाला ज्यादा भेज दिया है। यहाँ पे क्या है, ये वो जाति है जिनकी संख्या घनी रही है। मतलब आपने कभी भेड़ को अकेले चलते हुए देखा है? नहीं ना। तो ये सब मतलब घनी आबादी में रहते हैं। मतलब आबादी कहने का मतलब एक साथ 20, 25, 100, 150, 500, मैंने तो हजार भेड़ों की संख्या को जाते हुए देखा है। तो इनकी संख्या भी है क्योंकि ये भीड़ में रहते हैं, लेकिन अगर इनकी किसी परिस्थिति के कारण, किसी कारणवश, किसी दृष्टिकोण से देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाती, कारण जीव जो है वो विलुप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब मान लो मेरे को आदत है कि मेरे को भाई दूध चाहिए, 1 गिलास रोटी चाहिए, चिकन चाहिए, मटन चाहिए, मछली चाहिए, अब समय पे नहीं मिला तो हम कमजोर हो जाएंगे ना। शेर को तुम अब 20 रोटी और गोभी का सब्जी देने जाओगे तो पहले क्या खाएगा? तुमको खाएगा, गोभी सब्जी नहीं खाएगा, पहले तुमको खाएगा, लेकिन वो रोटी और गोभी का सब्जी नहीं खाएगा। वो इसलिए नहीं खाएगा, शेर मांसाहारी होता है भाई, तो उसे तुम रोटी या दूध पिलाओगे। अगर अब उसको खाना नहीं मिला, एक दिन तो हम गए खाना लेके तो हमको तो चट कर गया, तो 2-4 दिन उसके अंदर हम मर वर के अपना उसको एनर्जी देते रहे। 5वां दिन से वो रोटी गोभी का सब्जी देखेगा लेकिन खाएगा नहीं, चाट वाट के बहुत कोशिश करेगा, 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां दिन वो खुद ही खत्म हो जाएगा, लेकिन वो रोटी नहीं खाएगा। तो कुछ ऐसे वनस्पतियां या जीव जंतु जिनके परिवेश में उनको किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो वो क्या हो जाएगा, वो संकट आ जाएंगे कि भाई इस जाति को संकट पकड़ लिया है। हो सकता है कि वो लुप्त वाले में भी चला जाए और लुप्त वाले के बाद वो गुप्त तो ना हो जाए, खत्म। तो ये नीली भेड़ वगैरह भी देखना हालांकि बहुत कम हो गया, मेरे हिसाब से तो समझिए खत्म ही है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। संकटग्रस्त जातियां भी आ गई। संकटग्रस्त जातियों में वो जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, मैंने अभी बताया ना कि वो खत्म होने के कगार पे है, अब उनका समय लग जाया हुआ है, खत्म है। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, जिस कारण बस इनकी संख्या कम होती जा रही है, यदि वो जारी रहती है तो इन जातियों को जीवित रखना कठिन है। किसी कारण बस यदि हमारी तबीयत खराब हो रही है, हमको यहां से उठा के तुम लद्दाख फेंक दिया, स्वेटर कपड़ा कंबल भी नहीं दिया, तो वहां पर हम कै दिन जिएंगे भाई? आधा 1 घंटा में हम भी बर्फ के आधा कोना में खत्म। तो अब मान लो कि अब हमारा मरने का कारण क्या है? मेरा वो बर्फ है ना, और वो कंटिन्यू चलता ही आ रहा है, हमें कोई उठाने वाला नहीं है, कोई आग कपड़ा पहनाने वाला नहीं है, स्वेटर नहीं है, कंबल नहीं है, तो वो कारण बन जाता है हमारे खत्म होने का। तो यही भी है कि संकटग्रस्त जातियों में अगर जाति जो है वो लुप्त होने के कगार पे है, और जिस कारण से वो लुप्त हो रहा है वो कारण लगातार बना हुआ है, अभी भी वही कारण चल रहा है, तो इसमें क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। इस जातियों का जीवित रहना कठिन हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएंगे, जिसमें काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर, संघाई। देखिए काला हिरन से सलमान खान बहुत जल्दी याद आता है। सलमान खान भाई साहब इसको रेल के इसको खावा गए थे, केस चल रहा था, हालांकि बरी हो गए, बीजेपी का सरकार है तो जो बीजेपी के समर्थन में थे उनको बरी हो ही जाते हैं। तो ये काला हिरन भी आपको संकटग्रस्त जाति में ही आएगा। मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा। अब गधा भारत का जंगली होना चाहिए, ये नहीं वो ढेचू वो धोबी वाला नहीं चलेगा, जंगली चलेगा, जिसका दुलत्ती खाने के बाद लगे कि हाँ दुलत्ती खा के आए हैं। आप सोच रहे होंगे दुलत्ती क्या है? तो दुलत्ती भाई, गधा दुलत्ती के लिए तो फेमस है, वो पिछला पैर उठा के मारता है खट से सीधा पार। इसके अलावा गैंडा है, शेर है, संगाई है, मणिपुरी हिरन है, मणिपुर के अंदर जगहों पे रहने वाले जो हिरन है इत्यादि, ये सभी जाति इन्हीं के उदाहरण है कि बेचारे संकटग्रस्त जाति में है, खत्म होने के कगार पे हैं, और इनके खत्म होने का जो कारण है वो अगर कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहे तो ये लुप्त ही हो जाएंगे, इनका जीवन कठिन हो जाएगा। अब है दुर्लभ जाति, ये दुर्लभ है, हीरा पन्ना, मतलब जवाहरात नहीं, कुछ ऐसी जातियां जो दुर्लभ है, बहुत बिरले से मिलती है, हर जगह नहीं मिलती। ये कुत्ता बिलाई नहीं है कि जहां आवाज दो 10 को पहुंच जाएगा, ये थोड़ा अलग किस्म के हैं।
वे जातियां जिनकी जनसंख्या विश्व में ही पूरी कम है, पूरे विश्व में, ये भारत की बात नहीं है, पाकिस्तान की, चाइना की, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की बात नहीं है, पूरे विश्व लेवल पे ऑलरेडी ये बहुत कम पहले ही से हैं। ये जातियां सीमित क्षेत्रों में ही पाई जाती है, बहुत ही कुछ ही इलाकों में पाई जाती है, जैसे हिमालयी भालू, पांडा आदि। अभी मैंने शुरुआत में हिमालयी भालू के बारे में बात किया था। वो बात ऐसा है कि वो भालू देखने से इतना क्यूट लगता है ना, और हम जैसे काले आदमी को तो सारा गोरा आदमी ही क्यूट लगता है, अब पता नहीं क्यों। और पांडा भी हो गया, पांडा भी बड़ा क्यूट क्यूट सा लगता है। तो ये सारी चीजें जो है वो दुर्लभ पड़ जाती है, जो खास उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब हिमालय में भी लोग पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे घुस रहे हैं। हम कहाँ आए हैं? तो हम चढ़ने आए हिमालय पे। भाई चढ़ते चढ़ते कहीं ज्यादा मत चढ़ जाना, नहीं तो सीधा इंद्रलोक का रास्ता खुल जाएगा वहां से। तो ये था दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियों में देखिए हिमालयी भालू है, काला हिरण है, ये बेचारा सलमान खान खा गया था इसको। ये पांडा है, देखो कितना क्यूट लग रहा है, कितना इसका प्यारा सा शक्ल है। तो ये सब दुर्लभ प्रजातियां हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब देखिए स्थानिक जाति के बारे में बात कर लेते हैं कि स्थानिक प्रजातियां पौधे और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती है। वे स्वाभाविक रूप से कहीं और नहीं पा सकते। एक विशेष प्रकार का जानवर या पौधा किसी क्षेत्र, राज्य या देश के लिए स्थानिक हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए स्थानिक का मतलब क्या है? एक ऐसा जगह, भारत में बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे राज्य के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे गांव हैं। तो इन्हीं किन्हीं राज्यों का अगर कोई स्पेशल वहीं का जाति है, पेड़ का, पौधा का, या किसी भी प्रकार के जीव जंतु का, तो उस जीव जंतु को उस स्थान का स्पेशल कहा जाएगा, बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो ऐसे चीजों को हम स्थानिक जातियां कहते हैं, जो उसी स्थान में प्राप्त होगा। ये नहीं कि ये बिरले से बिहारों में मिल गया, उत्तर प्रदेश में, झारखंडों में, मध्य प्रदेश में भी, दिल्ली में भी, पंजाब में भी, चंडीगढ़ में भी, हरियाणा में नहीं मिलेगा। क्या? लिट्टी चोखा बिहार का फेमस है ना, लेकिन यहाँ पे लिट्टी चोखा मत लिख दीजिएगा। यहाँ पे प्रजाति के बारे में, किसी प्रकार के पेड़ पौधे, किसी प्रकार के जंतु, किसी प्रकार के जानवर अगर उसी स्थान पे, उसी परिवेश में पाए जाते हैं तो उसे स्थानिक जातियां कहा जाता है। आगे की स्लाइड में देखिए वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण। क्या है वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण? आइए अब हम कृषि में विस्तार के बारे में जानते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार 1951 से 1980 के बीच 20,200 वर्ग किलोमीटर से अधिक के वन क्षेत्र को कृषि भूमि में बदल दिया गया। वाह, कमाल हो गया। यहाँ पे क्या किया, भारत के जो सर्वेक्षण वाले हैं, जो वनस्पति के बारे में, जंतु के बारे में, भूमि के बारे में सर्वेक्षण करते हैं, उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब 1951 से 1980 के बीच में, 1980 आज से 40 साल पहले, 43 ईयर्स बिफोर, 26,200 वर्ग किलोमीटर से अधिक का जो वन था, जंगल था, जहां पे पेड़ पौधे थे, जंगली पशु पक्षी जानवर रहते थे, इन सभी को क्या कर दिया, खेतों में बदल दिया। गेहूं उगाएंगे, घर बनाएंगे, चावल उगाएंगे, आलू उगाएंगे, मक्का उगाएंगे, अब भर पेट खाएंगे। वन में से, जंगल में से। अब मैंने अभी क्या बताया, आप यार, आप मान लो कि आपका घर है कहीं, आपका कहीं घर है और आपके घर में लोग आ गए जिनसे आपका तालमेल नहीं, आप वहां पर रहना पसंद करोगे? दिल्ली में आप क्यों रहते हो? दिल्ली में आप इसलिए रहते हो ना क्योंकि आप जैसे लोग हैं जिनके 2 आंख 2 कान, एक मुंह, 2 हाथ, पेट, भोजन करते हैं। अब यहाँ पे आपको हम 5,000 अभी कुत्ता खाली छोड़ दें, रहोगे उन कुत्ता के साथ? भाई इसके जहां पे पशु पक्षी रहता था, चीता रहता था, हाथी रहता था, भालू रहता था, उसमें जबरदस्ती घुस गया। बेचारा शर्म के मारे अपने माँ, बहन, बहू का इज्जत बचाने के लिए जंगल छोड़ के भाग गया। दूसरा उसको घर नहीं मिला, इसीलिए लुप्त में, खत्म, टाटा बाय। तो यहाँ पे अब देखिए आगे क्या हुआ कि मध्य भारत में स्थानांतरित झूम खेती है। झूम खेती आ गया समझ में? झूम खेती, अलग अलग फसलों का एक ही खेत में उगाना, ये सब बहुत पहले हमने पढ़ लिया है। और स्लैश और बर्न खेती के चलते वनों की कटाई का निम्नीकरण हुआ है। लोगों ने अलग अलग, देखिए आदमी बढ़ेगा, सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस। इंसान की संख्या बढ़ रही है, जमीन नहीं बढ़ रहा है, पेड़ पौधे नहीं बढ़ रहे हैं, सिर्फ क्या बढ़ रहा है, इंसान बढ़ रहा है। उनके भोजन के लिए भाई भोजन तो चाहिए ना, कोई भूखा तो मरेगा नहीं। तो पेड़ पौधे को काट दिया, जंगलों को सफाई, नदी पे कब्जा, बालू पे कब्जा, आकाश में कब्जा, पता नहीं कहां कहां कब्जा करेगा यार। तो इस सब पे कब्जा करके क्या हो रहा है, अपने भविष्य को बेहतर बनाने में लोग लगे हुए। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि आप भविष्य को तो बेहतर बना रहे हो, लेकिन पीछे से आपका भविष्य खत्म होता जा रहा है, समाप्त। आप अपने आने वाले फ्यूचर में बच्चों का, अपने आने वाले जनरेशन को बर्बाद करते जा रहे हो।
आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है संवर्धन वृक्षारोपण क्या है। तो जब व्यावसायिक महत्व के किसी एक प्रजाति के पात को या वृक्षारोपण किया जाता है तो इसे संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। भारत में कई भागों में संवर्धन वृक्षारोपण किया गया ताकि कुछ चुनिंदा प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा सके और इससे अन्य प्रजातियों का उन्मूलन हो गया। लाइन समझ लिए? अब जरा इसको हमारी भाषा में समझ लीजिए। अपने फायदे के लिए, अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, धनिक बनने के लिए, पैसे वाले बनने के लिए जब हम एक ही प्रकार के पेड़ पौधे को लगाते हैं। हमारे पास बहुत सारा खेत है, हमने क्या किया, साल का वृक्ष लगा दिया, सागवान का वृक्ष लगा दिया। आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास भी 100-150 सागवान का वृक्ष है। मेरे पास नहीं, हमारे यहां है। तो वो क्यों लगाया गया है? व्यवसाय के लिए। लोग उसको बाद में क्या करेंगे, बेचेंगे, उससे अच्छा इनकम आएगा। पेड़ महंगा बिकता है तो अपने व्यवसाय के फायदे के लिए उन्होंने क्या किया, एक ही तरह के वृक्ष को लगाया तो वो संवर्धन वृक्षारोपण कहलाता है और इसी प्रजातियों को बढ़ावा दिया जाता है। अब कोई तुलसी का पेड़ खेतों में क्यों लगाएगा? क्यों लगाएगा तुलसी का पेड़? बिकता ही नहीं है, वो तो घर में बस पूजा पाठ करने के काम आता है। कोई नीम का पेड़ खेतों में क्यों लगाएगा? कोई लेने वाला है ना, फर्नीचर बनेगा ना, सिर्फ मुंह धोने के लिए उसका दतवन तोड़ के लोग कितना पूरा खेत में हम 500 लीची का पेड़ नीम का पेड़ लगा दिए, 500 से दतवन धोएंगे? नहीं ना, वो चीर के उसका पलंग नहीं बन सकता है, मेज नहीं बन सकता, टेबल नहीं बन सकता, तो हमारे किसी काम का नहीं। हम क्या लगाएंगे, सखुआ, शीशम, सागवान, आम, कटहल, फल भी खाएंगे और सूख जाएगा तो चीर चार के इसका मेज टेबल कुर्सी भी बना लेंगे। तो अगर एक ही प्रकार के प्रजाति के पेड़ पौधों को बढ़ावा दिया जा रहा है, रोपा जा रहा है, तो उसे आप क्या कहेंगे, संवर्धन वृक्षारोपण कहेंगे। विकास परियोजनाएं के बारे में जान लेते हैं। आजादी के बाद बड़े पैमाने वाली कई विकास परियोजनाओं का मूर्त रूप दिया गया है। इससे जंगलों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा। 1952 से आज तक नदी घाटी परियोजना के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों का सफाया हो गया। आपको पता है अंग्रेज आया, क्षति किया, बहुत क्षति किया, बहुत नुकसान किया। रेल बना ना पूरे भारत देश में, इसका जाल बिछाया गया, इसमें बहुत सारे जंगलों की कटाई हुई, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इसके अलावा भी आजादी के बाद की बात कर ले, आजादी के बाद भी ये जो जंगलों का क्षति हुआ है 1952 से आज तक, जितनी भी परियोजनाएं बन रही है ना, डैम बनाएंगे, नदी के ऊपर बांध बनाएंगे, पुल बनाएंगे, फैक्ट्रियां बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, 4 लेन वाला सड़क बनाएंगे, 10 लेन वाला सड़क बनाएंगे, सड़क को चौड़ा करेंगे, हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे, एरोप्लेन उड़ाएंगे। ये सब कहां उड़ाएंगे? माथा पर। जंगल को काट के उड़ाएंगे। जंगल को काट दिया, साफ कर दिया, खत्म। अब इस कारण से क्या हुआ, 5000 वर्ग किलोमीटर के जंगलों का सफाया कर दिया गया। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कितना, तो आप बताओगे उतना। कितना? 5000 वर्ग किलोमीटर के जंगलों को सफाया कर दिया। 5000 वर्ग किलोमीटर समझते हो कितना बड़ा जंगल समाप्त हो गया हमारे यहां से? क्या? रेल के कारण, हेलीकॉप्टर का हेलीपैड बनाने के कारण, बांध बनाने के कारण, फैक्ट्री बनाने के कारण। ये जितना भी परियोजना आता है किस चीज को चौपट करता है? सब तो जंगले को चौपट किया जा रहा है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, खनन के बारे में जान लेते हैं कि खनन क्या है। खनन से आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। मिट्टी की खुदाई, खोदना खनन ही कहलाता है। खनन के कई क्षेत्रों में जैविक विविधता का भारी नुकसान पहुंचा है। ये जो खुदाई हो रहा है ना, इससे जैविक विविधता को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। उदाहरण के लिए आप पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व में डोमोमाइट का खनन हुआ, उससे बहुत सारे जानवरों को क्षति पहुंचा। तो ये खनन भी है। देखिए कई बार तो मैंने खुद की आंखों से देखा है कि खनन करने से कई प्रकार के सांप बिच्छू न कट जाते हैं। मैंने कई सांपों को कटते हुए देखा है, खासकर जब से ये मशीन वगैरह आया है, सीधा नोच लेता है सांपों का खाल ताल, आधा कर देता है, बिच्छू को अलग कर देता है। गांव में आप जाइएगा तो गांव में ना आपको फॉक्स, लोमड़ी मांद में रहता है, गड्ढा खोदता है, उसके अंदर रहता है। लोगों को पता ही नहीं चलता इसके नीचे क्या है। खड्डा खोदे, लोमड़ी खत्म, नाहक में बेचारे का जान चला गया। तो ये सब नुकसान किस कारण से हो रहा है? खनन के कारण से हो रहा है, खुदाई के कारण से हो रहा है। संसाधनों का असमान बंटवारा, संसाधन का, कहीं कोयला ज्यादा, कहीं पानी ज्यादा, कहीं सोना ज्यादा, कहीं कुछ ज्यादा। तो ये असमान बंटवारा है संसाधनों का, रिसोर्सेज का असमान बंटवारा है। अमीर और गरीबों के बीच संसाधनों का असमान बंटवारा होता है। इससे अमीर लोग संसाधनों का दोहन करते हैं और पर्यावरण का। ये सब चीजें हमने संसाधन वाले पहले चैप्टर में पढ़ा है।
कि जो संसाधन भी है ना वो दो भागों में बट गया है। अमीर के हाथ में संसाधन है, गरीब के हाथ में कुछ नहीं है। गरीब के हाथ में अपना काम धंधा, रिक्शा खींचना, खाना बनाना, खाना, यही काम रह गया। अमीर के पास क्या है? संसाधन भी है, सरकार भी है, पैसा भी है। जितना लूट मचाना है मचाओ, जितना नोचना है जंगल को नोचो, जितना जानवरों को समाप्त करना है करो। तो ये सभी चीजें क्या है? संसाधनों का असमान बंटवारा के कारण ही है कि जिसके पास पावर है ना उसी के पास संसाधन है। ये तो गलती से आप हवा सांस वास ले रहे हो, पानी वानी पी रहे हो, कुछ दिनों में ऐसा भी नियम आ जाएगा सांस लेने का 100 रुपया पर दिन पैसा दे तब सांस ले। ऑक्सीजन इसे कैसे ले रहा है? ये सब अमीर आदमी सब टैक्स बांध देगा। इसके अलावा है हिमालयन यब चीड़, ये भी एक प्रकार का जंगल है, इसको देख लीजिए। हिमालयन यब एक औषधीय पौधा है। औषधीय पौधा मतलब जड़ी बूटी वाला पौधा जिससे दवाइयां बनती है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं हमारे भारत में, हिमालय के पास, उत्तराखंड में चले जाओ, हिमाचल प्रदेश में चले जाओ, जहां पहाड़ों की जड़ी बूटियों का खदान है। वहां पे कोई सा भी रोग हो, कोई सा भी बीमारी हो, एक बार जड़ी बूटी पी लो, हर हर महादेव करके खत्म, बीमारी समाप्त। तो ये क्या है? हिमाचल प्रदेश, देखिए हिमाचल प्रदेश का नाम लिए और आ गया, बड़ा अच्छे होते हैं हिमाचल प्रदेश के लोग सब। और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पे ये पाया जाता है। तो ये था हमारा इस चैप्टर का पहला पार्ट। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। तो आगे की स्लाइड में हमें अब पार्ट 2 नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा। आशा करता हूं वीडियो पसंद आ गया होगा। तो प्रतिदिन तो हम ये सब बात बताते हैं कि आगे क्या क्या करना है, तो आज आप खुद समझ जाइए कि आपको क्या करना है। अब आपको अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए